हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये एक स्पेशल और मोस्ट डिमांडेड वीडियो, जी हाँ बच्चों, या फिर यूं कहें कि लगभग 1 घंटे का महा एपिसोड। जी हाँ बच्चों, 1 घंटे की स्पेशल डिमांडेड वीडियो क्लास 11th का आपका हिस्ट्री यानी कि इतिहास का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इसी के एनुअल यानी कि फाइनल के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जी हाँ बच्चों, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि आने वाले कुछ ही दिनों में यानी कि 10th मार्च को मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चों का और 11th मार्च को इवनिंग शिफ्ट के बच्चों का आपका हिस्ट्री का जो फाइनल एग्जाम है ना बच्चों, एनुअल एग्जाम जिसे वार्षिक पेपर भी कह सकते हो, वो यहाँ पे शुरू होने वाला है। ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में आपके 10 और 11 तारीख के पेपर के लिए हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर के बारे में, और वो भी कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ में। जी हाँ बच्चों, आज के इस 1 घंटे के पूरे महा एपिसोड में हम इस पेपर को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। जी हाँ बच्चों, और जो भी क्वेश्चन आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं ना, वो सारे के सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन है बच्चों, और रिपीटेड क्वेश्चन हैं। ऐसे क्वेश्चन जहां से पिछले साल भी एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुए थे और इस साल भी आपके पेपर में डिट्टो भी रिपीट क्वेश्चन हो सकते हैं, ऐसी संभावना है। तो इसीलिए एक ही रिक्वेस्ट है कि सेशन को बिल्कुल एंड तक देखिएगा। आपकी अच्छे से अच्छी आपकी जो प्रिपरेशन है ये करवाने की मेरी गारंटी है। बस सेशन को एंड तक देखिएगा। ठीक है। बात करें पेपर के पैटर्न की, पहला वीडियो है तो पैटर्न समझना बहुत जरूरी है। पेपर में आपके 34 प्रश्न और 5 खंड होंगे। खंड का के अंदर 1 से 21 आपके टोटल जो है ना 21 एमसीक्यू आने वाले हैं पेपर में। तो बच्चों एमसीक्यू के लिए अलग से हम आपको एक 100 एमसीक्यू का एक लाइव सेशन जो है ना अपलोड कर देंगे आपके लिए, या फिर लाइव सेशन देंगे, वीडियो डाल देंगे। ठीक है, देख लेना। खंड खा, इसमें आपके 3-3 नंबर के टोटल आप देखेंगे तो 4 क्वेश्चन होने वाले हैं। 22 से लेकर 27 आपके लघुत्तरीय प्रश्न होंगे। खंड गा के अंदर आपके 28 से लेकर के 30 ये आपके 8-8 नंबर के 3 क्वेश्चन होंगे, और तीनों में ही आपको अथवा मिलेगा। चौथे खंड में आपके 3 जो है स्रोत आधारित क्वेश्चन होंगे 4-4 नंबर के, और सबसे आखिर में आएगा बच्चों मानचित्र आधारित प्रश्न 5 नंबर का यानी कि मैप। सेम ऐसे इंग्लिश मीडियम में सेक्शन ए में एमसीक्यू होंगे, सेक्शन बी में आपके 3 नंबर के क्वेश्चन होंगे, सेक्शन डी में 8 नंबर के, ठीक है, सी के अंदर 8, और डी में आपके जो है ना 4 नंबर के केस बेस्ड होंगे, और ई के अंदर आपके 5 नंबर का मैप होगा। तो अब सुनो बच्चों ध्यान से, ठीक है ना, बड़े ध्यान से सुनना। जैसा कि मैंने आपसे भी कहा कि हम आपको 100 एमसीक्यू प्लस का एक वीडियो तो प्रोवाइड करवाएंगे। इसके अलावा 3 नंबर के क्वेश्चन के लिए एक अलग से हम आपको वन शॉट प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, 8 नंबर के क्वेश्चन के लिए अलग से एक वन शॉट प्रोवाइड करवा देंगे। और तो और आपके मैप के लिए बहुत ही जल्द एक इंपॉर्टेंट सेशन अपलोड किया जाएगा, जिसमें आपके 5 नंबर पक्के समझो। अगर उस मैप को आपने देख लिया, जैसे आपने पॉलिटिकल साइंस में देखा, जियो में देखा, डिट्टो मैप आया था जो समझाया था वही, तो ऐसे ही हिस्ट्री के लिए भी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ में मैप आपको समझा देंगे। ठीक है, बहुत जल्दी वीडियो आ जाएंगी तो उनको देख लीजिएगा। बाकी हम शुरुआत करेंगे बच्चों आज के अपने पहले पेपर की, और ये रहेगा हमारा आज का 1 घंटे का सेशन। अब देखो एक चीज और बताता हूं, ये ना केवल अभी शुरुआत है, ठीक है ना, ये ट्रेलर है, क्योंकि अभी तो केवल आपको एक पेपर करवा रहे हैं। आपके हिस्ट्री के एग्जाम से पहले कम से भी कम 10 सैंपल पेपर, क्या बात कर रहे हो सर, जी हाँ 10 सैंपल पेपर करवाएंगे, और वो भी कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ में। इवन हम आपको पीवाईक्यू का भी सॉल्यूशन करवाएंगे, डीओई का सैंपल पेपर है उसका भी सॉल्यूशन करवाएंगे, और सारी वीडियोस के लिंक आपको यहाँ पे आई बटन में मिल जाएंगे बच्चों। तो यहां से जाके जरूर से देख लीजिएगा, कोई भी आपकी वीडियो मिस हो जाती है तो। ठीक है ना। बाकी रेडी हो जाओ बच्चों आज के इस 1 घंटे के सेशन को स्टार्ट करने के लिए। रेडी हो बच्चों, 1 घंटा अच्छे से अपनी प्रिपरेशन, अच्छे से अपना सिलेबस को रिवाइज करने के लिए। तो चलो बच्चों शुरुआत करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले शुरुआत करेंगे इस पेपर के अपने सेक्शन नंबर ए के बारे में। ठीक है, तो सेक्शन ए के अंदर टोटल हमसे पूछे जाएंगे 21 एमसीक्यूज। ठीक है, तो आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है बच्चों कि जिन एमसीक्यूज को अभी हम डिस्कस करेंगे, आप सभी बच्चे भी इन एमसीक्यू क्वेश्चन का जो आंसर है मेरे द्वारा आंसर बताए जाने से पहले अपने मन ही मन जरूर सोचना और देखना कि आपकी तरफ से उसका क्या आंसर हो सकता है। ठीक है, और फिर जब ये वीडियो एंड हो जाए तो सारे के सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में मुझे अपना स्कोर जरूर बताना, ताकि मुझे भी पता चले कि आपने कितनी तैयारी की थी। आपको बताना क्या है, 21 आउट ऑफ आपने कितने के सही आंसर दिए थे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा कि मेसोपोटामिया के जो नगरों की साधारण घरों की खुदाई थी, ये एक व्यवस्थित तरीके से कब शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो आपको कोई डेट नहीं, सिर्फ एक दशक बताना है। दशक का मतलब होता है
10 साल के बीच का। ठीक है, तो कौन सा ईयर था वो बेसिकली, अब देखो 1935 कोई दशक नहीं हो सकता है क्योंकि दशक के लिए 0 चाहिए, है ना। तो या तो 1950 है या 30 है या फिर 90 है। 90 तो अभी रिसेंट का हो जाएगा, तो 50 या 30 इसमें से कोई एक हो सकता है। तो कौन सा राइट है बच्चों, 1930 के दशक में। कब हुई थी, 1930 के दशक में। इसी प्रकार से आपका इंग्लिश में। उसके बाद देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है, रोमन साम्राज्य में जो एम्फोरा शब्द है इसका संबंध किससे है। तो आर्थिक के लिए, आर्थिक व्यापार के लिए जो है ये लोग एम्फोरा शब्द का उपयोग करते हैं। अब ये किसके लिए होता था, तो ये होता था मटके या फिर कंटेनर के लिए। किसके, मटके या कंटेनर के लिए। कहीं आप ये मत सोच लेना कि वो जो ड्रेसल 20 है उसका संबंध है, वो था मेसोपोटामिया के संबंध में, और ये एम्फोरा है यहाँ के संबंध में। ओके, व्हाट इज द वर्ड एम्फोरा रिलेटेड टू द रोमन एम्पायर, तो यहाँ पे हो जाएगा ये वाला। अब देखो क्वेश्चन 3, यहाँ पे बेसिकली आपकी एक परिभाषा दी गई है, आपको ये पहचानना है ये किसकी है। क्या दी गई है कि कुछ अत्यधिक धार्मिक जो व्यक्ति थे ये पादरियों के विपरीत थे, जो कि पादरियों के विपरीत जो लोगों के नगरों में रहते थे, गांव में रहते थे। कौन, पादरी जो कि लोगों के बीच नगरों में और गांव में रहते थे। उसके विपरीत ये जो धार्मिक लोग थे वो सादगी की जीवन जीना पसंद करते थे। ठीक है, वे एक धार्मिक समुदाय में रहते थे जिन्हें डैश कहते थे और अधिकतर मनुष्य की आम आबादी से दूर होते थे। तो पादरियों के विपरीत इनकी स्थिति थी। तो ये कौन थे, एबी नाम का कोई समुदाय नहीं होता है, मठ में नहीं रहा करते थे, नाम है मोनेस्ट्री। क्या है, मोनेस्ट्री। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, इसको बोलेंगे मोनेस्ट्री। लेकिन अब यहाँ पे अगर आपने थोड़ा ध्यान दिया हो तो जो एबी होता है, ठीक है, और जो मठ है यही इसके मोनेस्ट्री के भी नाम है। यानी कि हम क्या बोलेंगे, जहां पे ये लोग रहते थे उसे एबी भी बोला जाता है, मोनेस्ट्री भी बोला जाता है, मठ भी बोला जाता है। यानी कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। ठीक है, मैं जेन्युइनली देखना चाहता था कि आप अपने फैसले पे अडिग रहते हो या नहीं। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा बच्चों कि मंगोलों और मध्य एशिया के यायावरों को चीन क्यों जाना पड़ता था। ठीक है, तो मंगोलों को और मध्य एशिया के जो यायावर थे इन्हें चीन क्यों जाना पड़ता था, व्यापार और वस्तु विनिमय के लिए, कृषि के कार्यों को करने के लिए, या फिर युद्ध करने के लिए, या फिर इन सभी के लिए जाना पड़ता था। ठीक है, तो मेनली मंगोल और मध्य एशिया के जो यायावर थे उन्हें चीन जाना पड़ता था व्यापार और वस्तु विनिमय के लिए। किसके लिए, व्यापार और वस्तु विनिमय के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए करेक्ट है। अगला देखिए बच्चों, यहाँ पे दिया गया है ब्रह्मांड के प्रति कोपरनिकस के सूर्य केंद्रित सौर मंडलीय सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से इनको ध्यान से पढ़ना है। तो सबसे पहली बात, जो कोपरनिकस थे ये एक निष्ठावान ईसाई थे, बिल्कुल ठीक है। कोपरनिकस की जो पांडुलिपि है इसका नाम है दी रिवोल्यूशनिस्ट। ठीक है, दी रिवोल्यूशनिस्ट। ठीक है, इन्होंने ये कहा था कि पृथ्वी समेत जो सारे ग्रह हैं ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं। तो ये भी इनका सिद्धांत है। उसके बाद एक और खगोल शास्त्री हुए जिनका नाम था जोहानेस केपलर। ठीक है, तो जोहानेस केपलर और गैलीलियो गैलीली, इन्होंने अपने लेखों के द्वारा स्वर्ग और पृथ्वी के अंतर को समाप्त कर दिया था। यानी कि कोपरनिकस के इसी सूर्य केंद्रित सौरमंडलीय सिद्धांत से प्रभावित होकर उन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी के अंतर को समाप्त कर दिया था। तो सारी की सारी बातें जो यहाँ पे क्या है, बिल्कुल राइट है। ओके बच्चों, तो क्या बोलेंगे, ऑप्शन सी जो है ये हमारा राइट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे कुछ और बातें पता चली, क्या इनकी पांडुलिपि का क्या नाम था और ये सिद्धांत था क्या, फिर किसने स्वर्ग और पृथ्वी के अंतर को समाप्त किया था, इस प्रकार से। ओके, अब इंग्लिश में आ जाएगा आपका इसी तरीके से, पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, तीसरा चौथा सारे सही है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। अब देखिए क्वेश्चन 6, अभिकथन क्या कहता है, 1860 में संयुक्त राज्य अमेरिका का जो अर्थतंत्र था ये अविकसित अवस्था में था, क्योंकि उस समय तो इसका उदय हुआ था अमेरिका का, है ना। तो उस समय इकोनॉमिकल कंडीशन इसकी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। ऐसा क्यों, संयुक्त राज्य और कनाडा दोनों जगहों पर फिर धीरे धीरे करके औद्योगिक नगरों का विकास हुआ था और कारखानों की संख्या तेजी से बढ़ी थी। तो इस टाइम पे अल्पविकसित था। ठीक है, फिर धीरे धीरे करके अमेरिका, कनाडा, यहाँ पे औद्योगिक नगरों का विकास हुआ और इसी दौरान गोल्ड रश भी यहाँ पे सामने आया था। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि अभिकथन ए भी सही है, कारण आर भी, और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, इसी प्रकार से आपका यहाँ पे इंग्लिश में ए राइट है। फटाफट से हम करेंगे बच्चों, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। अब आपको ये क्वेश्चन 7 दिया, चित्र को आपको पहचानना है। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान से दिखे तो ये क्या दिख रहा है आपको, ये किसी मस्जिद की गुंबद जैसा आपको दिख रहा है ना। तो ये क्या है, ये बेसिकली द ड्यूमा फ्लोरेंस के
कैथीड्रल का एक गुंबद है। क्या है? द ड्यूम ऑफ फ्लोरेंस के एक कैथीड्रल का गुंबद है। तो एक क्वेश्चन आपका चित्र वाला भी आएगा। ठीक है बच्चों, तो आपका ये बी वाला ऑप्शन राइट है। 8वां क्वेश्चन, 1860 में किसने दी सिविलाइजेशंस ऑफ द रेनेसा, क्या द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसा नामक ये जो इटली पुस्तक थी इसको लिखा था? तो किसने लिखी थी? ये लिखी थी बच्चों वर्कहार्ट ने। किसने? वर्कहार्ट ने। देखिए मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के सीधा आंसर बताऊंगा, आप अपने मन ही मन सोचते चलना कि आपकी तरफ से क्या हो सकता है, क्योंकि टाइम कम है हमारे पास। ओके, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कि मूल निवासियों को एक छोटे से इलाके में कैद कर दिया जाता था। ठीक है, और ये एक ऐसी जमीन होती थी जिसके साथ उनका पहले से कोई रिश्ता नहीं होता था। सिंपल सी बात है, मूल निवासी जहां रहते थे उन्हें वहां से उठा के कहीं और शिफ्ट कर देते थे कैद करने के लिए। तो जहां पे कैद करते थे वो क्या कहलाता, जो कि इनकी जगह नहीं थी, उसको क्या बोलते थे? उसको बोलते थे रिजर्वेंट्स। ठीक है, रिजर्वेंट्स। इस प्रकार से ऑप्शन सी वाला करेक्ट है। ओके, अगला तो आपका यहाँ पे सी वाला राइट हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10, हुआ ये कि एक टाइम पे रूस और जापान का युद्ध हुआ। अब इसके बाद में रूस जापान युद्ध के बाद सदियों पुरानी जो चीनी परीक्षा प्रणाली आ रही थी ये समाप्त कर दी गई थी। कब की गई थी हमें ये बताना है, जो किस पर आधारित थी? प्रत्याशियों को अभिजात सत्ताधारी वर्ग में दाखिला दिलाने का काम करती थी। ठीक है, तो एक ऐसी परीक्षा प्रणाली को कब समाप्त किया गया? ठीक है, जो किस पर आधारित थी? प्रत्याशियों को अभिजात सत्ताधारी वर्ग में दाखिल कराने के लिए। ठीक है, और कब? रूसी जापानी युद्ध के बाद में। तो कब हुआ था भाई ये? देखो 1999 तो बहुत दूर का समय हो गया, 1905 या 9, इन ए या सी में से कोई एक हो सकता है। तो थिंक, सोचो क्या हो सकता है आपकी तरफ से? द आंसर इज ऑप्शन ए, 1905 में हुआ था। ठीक है, इसी प्रकार से आपका यहाँ पे ए राइट है। अब देखो बच्चों अगला क्या है कि तांबे और टिन के व्यापार के लिए क्या मशहूर था? तो आपने देखा होगा कि जो मारी शहर था ये एक व्यापारिक मार्ग पे स्थित था। ठीक है, अब उसी के नीचे एक छोटी सी लाइन दी गई है कि एक ऐसा द्वीप है। ठीक है, चलिए मैंने आंसर बता ही दिया आपको। एक ऐसा द्वीप है जो कि तांबे और टिन के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है, वो नाम है अलाशिया द्वीप। कौन सा? अलाशिया द्वीप। ओके बच्चों, आंसर मैंने आपको एकदम समझाने से पहले ही समझा दिया हो जाता है। चलिए सेक्शन आपका ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। अगला बच्चों, जापान जो है इसे समृद्ध देश क्यों माना जाता है? तो आपका यहाँ पे 3 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। कैसे सर? अगर पेपर में पूछा जाए जापान की समृद्धि के कारण बताइए, तो सबसे पहले क्या होगा कि जापान जो है वो चीन से रेशम का आयात करता है, फिर उसके मैन्युफैक्चर करता है, उसे फिर वापस से वर्ल्ड में अनदर कंट्रीज में बेचता है। तो रेशम का आयात करता है, मैन्युफैक्चर करता है। उसके बाद भारत से कपड़े का आयात, तो भारत से बहुत सारा कपड़ा अपने देशों में मंगाता है, फिर उसको वहाँ पे मैन्युफैक्चर करता है, मतलब उसमें और बदलाव करता है, फिर और उसको बेचता है इस प्रकार से। ठीक है, उसके बाद द्वीपों को, जापान जो द्वीप है इसमें बहुत सारे द्वीप है, होशु क्योशु शिकोकु और होकाइडो, ये जो 4 जो द्वीप है ना, इनको बताया जाता है कि इन द्वीपों को भगवान ने बनाया है। साथ ही यहाँ का जो शासक है यानी कि यहाँ का जो राजा है वो सूर्य देवी के उत्तराधिकारी हैं। तो एक तो रिलीजन तौर पे भी ये जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए इसको माना जाता है कि ये एक बेसिकली क्या है? समृद्ध देश है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए बच्चों, चंगेज खान जो है इसे आखिर समुद्री खान की उपाधि क्यों दी गई थी? चंगेज खान को हम समुद्री खान भी कहते हैं, तो ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि जब चंगेज खान 12-13 साल का था तब उसने जमुका और नेमन लोगों को निर्णायक रूप से पराजित कर दिया था। साथ ही वह स्टेपी क्षेत्र की राजनीति में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में उभरकर सामने आया था। तो किसे? जमुका नेमन लोगों को हराया, स्टेपी क्षेत्र की राजनीति में प्रभावशाली व्यक्ति, इसीलिए उसके लोगों ने उसे समुद्री खान की उपाधि दे डाली। तो ऑप्शन सी करेक्ट है आपका। ठीक है बच्चों, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। जैसे कि आपको अभी ड्रेसल 20 के बारे में बात ही कर रहा था, लीजिए क्वेश्चन आ गया आपका। क्वेश्चन क्या है? स्पेन में उत्पादित जो जैतून का तेल था ये कुछ मुख्य कंटेनरों से लाया जाता था, तो ऐसे कंटेनरों को ड्रेसल 20 बोला जाता था, क्योंकि आंसर मैंने बता ही रखा आपको। ठीक है, तो स्पेन से उत्पादित जैतून के तेल को जिन कंटेनर से लाया जाता था ड्रेसल 20। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 15, एदो को राजधानी बना दिया गया और इसका नया नामकरण हुआ टोक्यो, जिसका मतलब डैश था। यानी कि पूर्ववर्ती काल में रोमन साम्राज्य में जो एदो जगह थी इसको राजधानी बनाया गया। ठीक है, इसका एक नया नामकरण हुआ राजधानी का एदो। अब उस समय टोक्यो इसका क्या मतलब था? तो उस समय टोक्यो जो था इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था पूर्वी राजधानी, यानी कि
पहले की राजधानी। अभी की राजधानी क्या हो गई? एदो हो गई। और इससे पहले कौन सी थी? टोक्यो जापान की राजधानी। तो पहले की यानी कि पूर्व राजधानी। सिंपल सा आंसर है आपका। तो कई बार होता है बच्चों कि क्वेश्चन का आंसर आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा, जब समझ में ना आए तो क्वेश्चन को ढंग से समझो। ठीक है, आपका यहाँ पे आ जाता है बी। फिर 16 आता है बच्चों कि रोमन की जो अर्थव्यवस्था है, रोमन साम्राज्य की, इसकी आधुनिकता को दर्शाने वाले जो अभिलक्षण हैं इनका चयन कीजिए। तो आधुनिकता को दर्शाने वाले अभिलक्षण कौन कौन से हैं? सबसे पहला, रोमन साम्राज्य में जो जल की शक्ति थी इसका प्रयोग बहुत होता था, खास करके खनन कार्यों में, इत्यादि कार्यों में। दूसरा, बड़े पैमाने पर खानों में खनिज निकलता था, यानी कि यहाँ पे खनिज संसाधन बहुत ज्यादा उपलब्ध थे। ठीक है, साथ ही यहाँ पे बैंक की व्यवस्था भी थी, धन का यहाँ पे व्यापक प्रयोग भी होता था, और भी बहुत सारी चीजें। वेल, ऑप्शन आपका यहाँ पे डी करेक्ट है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से इंग्लिश में। चलिए अब इसको थोड़ा पहचानो क्योंकि ये बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है। कैसे? क्वेश्चन क्या दिया गया है? चंगेज खान ने 4 पुत्रों के अधीन उसकी एक नई सैनिक टुकड़ियों को क्या कहा जाता है? अर्थात चंगेज खान ने उसके 4 पुत्रों के अधीन एक नई सैनिक टुकड़ी को बनाया। अब उस सैनिक टुकड़ी को क्या कहते थे? तो यास जो है ये एक नियम संहिता है, हरकारा पद्धति ये उसकी वो दूसरी पद्धति है। अब नोयान या फिर कुबुकर, इनमें से कोई एक हो सकता है। तो नोयान है या फिर कुबुकर है। राइट आंसर ऑप्शन सी, नोयान बोलते थे। ठीक है, ये रहा। अब आगे देखो बच्चों, पादरी जो होते थे, पादरी कार्य के विपरीत जो भिक्षु होते थे, ये अपनी जिंदगी को पुरुष और स्त्रियों की, मतलब जो पादरी होते थे ये केवल पुरुष बन सकते थे। ठीक है, लेकिन जो भिक्षु होते थे ये पुरुष भी बन सकते थे और महिला भी बन सकते थे। तो ऐसे में भिक्षुओं में शामिल होने वाले पुरुषों को क्या कहते थे और महिलाओं को क्या कहते थे? तो ऐसे भिक्षु पुरुषों को मोंक कहा जाता था। तो ऐसे भिक्षु महिलाओं को स्त्रियां जो होती थी उन्हें नन कहा जाता था। पुरुष मोंक और स्त्रियां नन कहलाती थी। ठीक है, इसी प्रकार से ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए, आपने जब पढ़ा कि पुनर्जागरण, तो पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं कि जो पुनर्जागरण वाला पुरुष होता है इसका क्या अर्थ है? तो पुनर्जागरण पुरुष का अर्थ होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको बहुत सारे कौशल आते हो, स्किल्स बहुत सारी हो और वो सभी लोगों का हित करना चाहता हो, अर्थात कई हितों और कौशल वाला व्यक्ति। ठीक है, हैविंग मैनी इंटरेस्ट एंड स्किल इज द रेनेसांस मैन। क्वेश्चन नंबर 20। अब यहाँ पे थोड़ा बड़े ध्यान से पढ़ना क्योंकि बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। देखो, ऐसी कौन सी जगह थी जहां से आए लोगों को प्रेयरी चरागाहों में काम करना अच्छा लगता था? ठीक है, जो कि उन्हें अपने घरों के स्टेपीज यानी कि घास के मैदानों की याद दिलाते थे, और यहाँ बहुत कम कीमत पर बड़ी संपत्तियां खरीद कर उन्हें बहुत रास आ रहा था। तो अमेरिका में बहुत सारे ऐसे लोग आए प्रेयरी चरागाहों पे जो कि अपने देश में वहाँ के मालिक नहीं थे, छोटे बेटे होने की वजह से अब यहाँ पे आ गए तो वो मालिक बन गए, संपत्ति आसानी से खरीद सकते थे। तो कहाँ से आए थे? ठीक है, तो अमेरिका में ऑस्ट्रेलिया से तो कोई गया नहीं था। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है तो यहाँ से भी नहीं, या तो कैलिफोर्निया हो सकता है या तो पोलैंड हो सकता है। तो इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, क्योंकि आप ही सोचिए अमेरिका जो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा और स्वयं ऑस्ट्रेलिया कि वहां से कोई अमेरिका क्यों जाएगा, है ना? या तो सी या तो डी हो सकता है। तो बताओ क्या होगा? ऑप्शन डी आपका करेक्ट है, पोलैंड से आए थे ये लोग। ओके, यहाँ पे भी देखेंगे ऑप्शन डी। इसलिए मैं आपसे कई बार कहता हूं बच्चों कि आप ना क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना जब पेपर होगा, क्योंकि आंसर उसी के अंदर छुपा हुआ होता है। ठीक है, कई बार कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं। अब देखो क्वेश्चन 21, एक बार फिर से आपका 3 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट होगा। क्वेश्चन क्या है? मारी के राजा के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें एवं सही का चयन करें। तो सबसे पहला, मारी के जो राजा थे ये अर्मीनियन जो समुदाय है इसके थे। तो पहला कथन, मारी के राजा किसके समुदाय थे? किस समुदाय से? अर्मीनियन, बिल्कुल ठीक है। मारी के राजा की जो पोशाक थी वहां के मूल निवासियों से भिन्न होती थी, बिल्कुल ठीक है। साथ ही मारी के राजा ने जो मेसोपोटामिया के स्वयं के उनके चले आ रहे देवी देवता थे इनका आदर नहीं किया, बिल्कुल ठीक है। साथ ही इनका तो आदर नहीं किया, लेकिन इन्होंने स्टेपी क्षेत्र के देवता डैगन इनको मारीनगर में स्थापित करवाया या फिर उनके लिए मंदिर बनवाया। तो चारों बातें सही हैं। तो क्या बोलेंगे? 1 2 3 4 ये सब के सब सही है। तो इसी प्रकार से आप इंग्लिश में देखेंगे तो यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सारे सही हैं। ऑप्शन आपका सी वाला करेक्ट है। ओके बच्चों, इस प्रकार से इस पेपर का जो हमारा आज का पहला सेक्शन था विद इन 15 मिनट्स हमने इसको यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ कमेंट में कि आपने 21 आउट ऑफ कितने मार्क्स के सही आंसर दिए थे। ठीक है बच्चों,
जो बच्चे इस वीडियो को एंड तक देख लेंगे, आई एम 110%। अब शुरुआत करते बच्चों सेक्शन नंबर बी की। सेक्शन बी, जिसमें 3 नंबर के हमारे 6 क्वेश्चन होंगे। ओके, तो 22 क्या कहता है, ध्यान से देखो। 11वीं शताब्दी से व्यक्तिगत संबंध जो कि सामंतवाद का आधार थे, ये कमजोर पड़ने लगे। यानी कि जो सामंती व्यवस्था थी, ये 11वीं शताब्दी तक आते आते कमजोर पड़ने लगी थी। ऐसा क्यों हुआ था, तो आ जाइए समझते हैं। अब ऐसा इसलिए हुआ था बच्चों, क्योंकि 11वीं शताब्दी तक आते आते आर्थिक लेन देन जो था वो अधिक से अधिक मुद्रा पर आधारित होने लगा। और सामंती जो थी व्यवस्था, उसमें बेसिकली भूमि के टुकड़े या कर के रूप में होता था। लेकिन 11वीं सेंचुरी आने आने तक क्या हुआ, जो आर्थिक लेन देन था वो मुद्रे पर आधारित हो गया। ठीक है, लॉर्ड का लगान उनकी सेवाओं के बजाय अब नकदी में देने लगे। यानी कि जो किसान होते थे, उन्हें लॉर्ड को सेवा देनी पड़ती थी, मेहनत पे जाके काम करना पड़ता था, अंगूरी शराब वगैरह बनानी पड़ती थी उनके लिए। तो अब पैसा आने लगा 11वीं शताब्दी तक। ठीक है, मुद्रा का चलन हुआ, तो उनको जो लगान था वो कि सेवाओं की बजाय नगद में दिया जाने लगा। ठीक है, कृषकों ने अपनी फसल जो थी वो व्यापारियों को मुद्रा के रूप में बेचना शुरू कर दिया। ठीक है, पहले जो था वस्तुओं के बदले बेचते थे, अब मुद्रा के रूप में बेचना शुरू कर दिया। साथ ही अब वे शहर में भी बेचने लगे थे। तो धन के बढ़ते उपयोग से कीमतों को प्रभावित किया जाने लगा और खराब फसल के समय ऐसा बहुत अधिक होता था। ठीक है, उदाहरण के लिए 1270 में इंग्लैंड में और 1320 के बीच कृषि मूल्य दोगुने हो गए थे, क्योंकि जब फसल खराब हो रही है, ठीक है, तो ऐसे में जो बाकी की फसलें बची हुई हैं वो तो सिंपल सी बात है, किसी भी चीज को दोगुने रेट पे बेचेंगे। तो इसी प्रकार से अब धीरे धीरे करके जो सामंती व्यवस्था चली आ रही थी वो कमजोर पड़ने लगी थी। ठीक है, किसकी वजह से, आर्थिक लेन देन में मुद्रा के उपयोग की वजह से। ठीक है, तो आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि आखिर सामंतवाद के दौरान जो व्यक्तिगत संबंध थे अब ये कमजोर क्यों पड़ने लगे, क्योंकि मुद्रा का आर्थिक लेन देन हो चुका था। अथवा क्वेश्चन, आर्थिक संस्था का आधार क्या था और इसकी विशेषताएं। आर्थिक संस्था का आधार, यानी कि इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जाता है बच्चों कि श्रेणी किसे कहते हैं और श्रेणी की विशेषताएं लिखिए, जो कि आर्थिक संस्था का आधार थी। तो आ जाइए देखते हैं। देखिए यहां पे हम बात करते हैं आर्थिक संस्था का आधार, जो कि क्या थी, हमारी श्रेणी। ठीक है, तो क्या कहा गया, देखो, प्रत्येक शिल्प या फिर प्रत्येक उद्योग एक श्रेणी के रूप में संगठित था। अलग अलग प्रकार के उद्योग अलग अलग श्रेणियों में संगठित थे। अब श्रेणी जो है ये एक ऐसी संस्था थी, ठीक है, नॉर्मली ऐसे हम अभी के लिए एनजीओ बोल सकते हैं, लेकिन उस समय के हिसाब से संस्था बोलेंगे। ऐसी संस्था थी जो कि उत्पाद की गुणवत्ता और उसके मूल्य और उसकी बिक्री पर नियंत्रण रखती थी। ठीक है, श्रेणी सभागार प्रत्येक नगर का एक आवश्यक अंग था। उसके बाद श्रेणी जो थी ये अनुष्ठानिक समारोह के लिए भी था, जहां गिल्डों के प्रधान औपचारिक रूप से मिला करते थे। पांचवा, पहरेदार नगरों के चारों ओर गश्त लगाकर शांति स्थापित करते थे। संगीतकारों को प्रतिभोजों और नागरिक जुलूसों में अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए बुलाया जाता था और सराय वाले यात्रियों की भी देखभाल किया करते थे। ठीक है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है भाई श्रेणी का। श्रेणी जो है वो एक प्रकार से क्या है, ये कुछ शिल्प और या फिर उद्योगों को एक श्रेणी में संगठित किया जाता है। श्रेणी ऐसी संस्था है जो उत्पाद की गुणवत्ता, उसके मूल्य, उसकी बिक्री पर नियंत्रण रखती है। श्रेणी सभागार अपने हर एक नगर में अवश्य होते थे। अब ये श्रेणियां जो होती थी वो अनुष्ठानिक समारोह में भी भाग लिया करती थी। ठीक है, इनके पहरेदारों के, इनके संगीतदारों के और भी जो काम होते थे श्रेणियों के, वो भी बता दिए गए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आर्थिक संस्था का आधार श्रेणी इस प्रकार से रही थी। ओके बच्चों, आ रहा है समझ में बढ़िया तरीके से? अगर आ रहा है तो कमेंट में बताना। ठीक है, चलिए 22 हो गया हमारा। अब इसको इंग्लिश में देखते हैं कि फ्रॉम द 11th सेंचुरी द पर्सनल रिलेशनशिप दैट वर द बेसिस ऑफ फ्यूडलिज्म बिगिन टू वीकन या फिर ब्रोकन। तो क्यों हुआ था ऐसा इन सभी वजह से हुआ था, एक ये रहा। ठीक है, एंड सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वाज द बेसिक ऑफ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन एंड राइट द कैरेक्टर स्केच। तो क्या बेसिक है उसके बारे में, ये रहे आपके सारे पॉइंट, यहां से पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23। अब यहाँ पे ध्यान से पढ़ना क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी होगी समझने में। क्वेश्चन क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका में दास प्रथा के प्रचलन और समाप्ति के कारणों की व्याख्या कीजिए। यानी कि प्रचलन जब हो रहा था तो कैसा था, जब इसको समाप्ति करने की बात हुई तो क्या कारण सामने निकल कर आए। ठीक है, तो दो क्वेश्चन एक साथ में है। तो सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में दास प्रथा के प्रचलन और समाप्ति की बात करते हैं। देखो, हुआ ये था कि जलवायु अनुकूल ना होने के कारण दास बनाए गए
जिसमें मूल निवासी बहुत ही बड़ी संख्या में मौत के शिकार हुए, इसीलिए बगान मालिकों ने अफ्रीका से दास खरीदे। तो दास प्रथा कैसे हुई कि हुआ ये था कि जलवायु वहाँ पे सही नहीं हुई, ठीक है, मतलब जलवायु फेल हो गई एक प्रकार से। जलवायु के सही ना होने की वजह से लोगों को दास बनाया गया, ठीक है। अब दास बनाया गया, उन्हें खराब से खराब स्थिति में काम करवाया गया, तो उनकी मौतें होने लगी बहुत ज़्यादा। अब जब स्वयं अमेरिका में जब दास नहीं बचे, मौतें बहुत हो गई, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अमेरिका से दास खरीदने शुरू कर दिए, ठीक है। उसके बाद दास प्रथा की बात आती है, तो जो दास प्रथा के विरोधी समूह थे, ठीक है, दास प्रथा के विरोधी समूह और जो इसके वो थे, क्या बोलते हैं, एक सेकेंड, दास प्रथा विरोधी समूह के विरोध के चलते दासों के व्यापार पर रोक तो लगा दी गई थी, लेकिन जो अफ्रीकी संयुक्त राज्य अमेरिका में थे वे उनके बच्चे ही दास बने रहे, यानी कि रोक तो लगा दी गई लेकिन अब उनके जो बच्चे थे वो दास बने रह गए। इसीलिए संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी राज्यों ने, जहां अर्थतंत्र बगानों पर आधारित नहीं था, दास प्रथा को खत्म करने के पक्ष में दलीलें दी और उन्हें एक अमानवीय प्रथा बताया। और जब दास प्रथा के विरोधी और दास प्रथा के समर्थक ये आमने सामने आए, फिर हुआ इनमें युद्ध, ठीक है। कब हुआ था, 1861 से 65 के बीच में। और फिर फाइनली जो दासता के विरोधी थे, यानी कि दास प्रथा को खत्म करना चाहते थे, उनकी जीत हुई, ठीक है। दास प्रथा वैसे तो खत्म कर दी गई, लेकिन थोड़ी कमी रह गई कहीं ना कहीं, है ना। आज भी 20वीं शताब्दी में आकर कुछ ना कुछ ऐसी जगह देखी जाती है कि जहां पर ऐसा हो। जैसे आपने देखा था कि अनुच्छेद 17 जो था हमारा भारतीय संविधान का, उसमें कहा गया है कि अस्पृश्यता छुआछूत की समाप्ति है। लेकिन आज भी हम भारत में देखते हैं क्योंकि कुछ ऐसे पिछड़े इलाके हैं जहाँ पे ऐसी चीज होती है, आज भी है, लेकिन हम लोगों को ऐसा पता नहीं है, ठीक है। आज भी आप कहीं गाँव में जाओगे तो ऐसा होता है, बहुत जगह होता है, आपने देखा भी होगा। तो क्या ये पूरी तरीके से लागू हो पाया? अभी तक नहीं हो पाया है, ठीक है। हालांकि जहाँ पे बेसिकली कानून सुरक्षा पहुंच सकती है वहां पे तो लागू है, लेकिन सभी जगह पे नहीं है, ओके। इस प्रकार से हम बोलेंगे, आ गया समझ। अब बात करते हैं इंग्लिश मीडियम में। एक्सप्लेन द रीजन फॉर द प्रिविलेज एंड एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये आपका पूरा का पूरा आंसर यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है बच्चों। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। ध्यान से देखना बच्चों, क्वेश्चन है मंगोलों की सामाजिक स्थिति का वर्णन कीजिए। तो मंगोलों की सामाजिक स्थिति क्या रही थी, आ जाइए समझिए। देखिए मंगोल जो थे ना, ये किसी एक समुदाय के नहीं थे। मंगोली समाज विविध समुदायों से था, जिसमें पशुपालक, शिकारी, संग्राहक, व्यापारी, धार्मिक सभी शामिल थे, ठीक है। पशुपालक समाज ये घोड़े, भेड़, ऊंटों को पाला करते थे। ये मध्य एशिया की घास के मैदान में रहते थे और यहाँ छोटे छोटे शिकार करते थे। तो एक आपको पता चला सामाजिक स्थिति में पशुपालक जो कि घोड़े, भेड़, ऊंटों को पालते थे और मध्य एशिया की घास के मैदान में रहते थे और छोटे छोटे शिकार भी करते थे। फिर आते हैं शिकारी संग्राहक, ठीक है। तो शिकारी संग्राहक साइबेरिया के जो वन होते थे यहाँ पे रहते थे, ठीक है। अब वन में रहते हैं तो सिंपल सी बात है, पशुपालकों की तुलना में थोड़े गरीब भी रहे होंगे, है ना, क्योंकि शिकार पर ही बेसिकली पूरी तरीके से निर्भर थे। उसके बाद चारण क्षेत्र, यानी कि जो चरागा होता है ना, जहाँ पे चराए जाते क्या नाम है, जानवर, ठीक है, भेड़, बकरी, ऊंट। तो चारण क्षेत्र में साल की कुछ अवधि में कृषि तो की जा सकती थी, ठीक है, कृषि करने लायक जमीन तो होती थी, लेकिन ये मंगोल कृषि को अपनाते नहीं थे, किसी को करते ही नहीं थे। ऑप्शन था इनके पास में लेकिन करते नहीं थे, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट आपका ये हो गया। चौथा, वह आत्मरक्षा और आक्रमण के लिए परिवार तथा कुलों का परिसंघ बना लेते थे। तो चौथा पॉइंट हो जाएगा परिसंघ का। क्यों? क्योंकि अब जहाँ पे ये रहते हैं हो सकता है वहां पे कोई इन पे आक्रमण कर दे, तो अपनी रक्षा के लिए और आक्रमण से बचने के लिए कुछ परिवार एक साथ मिलकर एक परिसंघ, एक समूह बना लेते थे, ठीक है। और जब इनके पास में खाने के लिए कुछ नहीं होता था तो ये जो वहाँ के मूल लोग होते थे उनके साथ लूट मार करते थे। चरागाह के लिए भी लड़ाइयाँ होती थी कि हम यहाँ पे अपने भेड़ बकरी चलाएंगे, तुम यहाँ से जाओ। इस प्रकार से लड़ाइयाँ भी बहुत हुई हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं बच्चों कि मंगोलिया समाज जो था वो विविध समुदाय से जुड़ा हुआ था, जिसमें पशुपालक, शिकारी, संग्राहक, ठीक है, और जो किसानी नहीं करना चाहता था, खेती नहीं करना चाहता था, वो भी शामिल थे, ठीक है। चलिए ये आ गया समझ में 24। अब 25 की बात करते हैं कि डिस्क्राइब द सोशल कंडीशन ऑफ मंगोल्स। तो मंगोल्स की सोशल कंडीशन क्या थी? 3 पॉइंट आपके ऊपर दिए हुए हैं और 2 पॉइंट आपके यहाँ पे हैं, दोनों 3 है यहाँ पे भी, ओके। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 25, और ये वाला जो प्रश्न है ना बच्चों, आप ये कह सकते हैं कि 3 नंबर के 2 क्वेश्चन, 8 नंबर के 2 क्वेश्चन, इवन 8 नंबर का 1 क्वेश्चन, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। कैसे? क्वेश्चन हमारा ये है कि रोमन समाज में
अर्थव्यवस्था को आधुनिकता दर्शाने वाले जो अभिलक्षण ये बताइए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको पता चलेंगे आधुनिकता को दर्शाने वाले अभिलक्षण। ठीक है, तो आधुनिकता को दर्शाने वाले सबसे पहले अभिलक्षण है उच्च वर्ग की कर वसूली। तो उच्च वर्गों के द्वारा लोगों से, कृषि दासों से कर वसूला जाता था। ठीक है, प्रशासन के कार्य में जो सरकार थी, जो शासक थे, इनकी सक्रियता थी। संभ्रांत वर्ग की बात आ जाएगी। एकल परिवार का प्रचलन था। एकल परिवार यानी कि एक ऐसा परिवार जिसमें बेटा मतलब बेटा नहीं, एक व्यक्ति और उसकी पत्नी और उसका बेटा रहता है। और बेटा कब तक? जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती है। शादी हो जाती है तो उसे लग रहना पड़ता था। महिलाओं की स्थिति की बात करें तो एक टाइम पे तो ठीक थी, लेकिन धीरे धीरे करके इनकी स्थिति और भी ज़्यादा खराब होने लगी थी। ठीक है, सांस्कृतिक विविधता ये तो बहुत ही थी। आपने वो जो बहुदेव आदि संस्कृति के बारे में पढ़ा है ना, वही एक दो पॉइंट यहाँ पे आ जाएंगे आपके। ठीक है, और भी आते हैं आर्थिक स्थिति के लिए। तो मजबूत अर्थव्यवस्था थी। अब इसमें आप व्यापार के बारे में बात बता देंगे। कंटेनरों का उपयोग जैसे एम्फोरा हो गए, ड्रेसल 20 हो गए। निर्यात की बात आएगी तो क्या क्या निर्यात होते थे। जल शक्ति का उपयोग खनिजों में वगैरह में होता था। औद्योगिक पैमाने पर खानों में खनिज निकलता था। संगठित व्यापार था। बैंक की व्यवस्था थी। ठीक है ना, धन का व्यापक उपयोग था। इस प्रकार से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ पॉइंट बता दिए हैं। और रही बात इसको अगर अच्छे से समझना है तो एक पेपर लेके आऊंगा मैं आपके लिए, पेपर नंबर 7, उसमें इन सबको अच्छे समझा दूंगा अगर आपको अच्छे समझना है तो। ठीक है, इंग्लिश में व्हाट वर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट रोमन सोसाइटी एंड इकोनॉमी मॉडर्न। तो क्या क्या यहाँ पे पॉइंट होते हैं? सबसे पहले तो सोसाइटी के बारे में। ठीक है, फिर यहाँ पे इकोनॉमी के बारे में। तो सोसाइटी के बारे में ये रहे और इकोनॉमी के बारे में आपके ये पॉइंट रहे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 अब और ध्यान से पढ़ना। 19वीं सेंचुरी में अमेरिकी भूदृश्य में जो बदलाव हुआ उसका वर्णन कीजिए। यानी कि 19वीं शताब्दी में अमेरिका के भूदृश्य में क्या बदलाव हुआ उसके बारे में बताइए। ठीक है, तो ये भू बदलाव वगैरह जो होता है ना बहुत डिफिकल्ट होता है बच्चों समझना, लेकिन अगर आप इसको इमेजिन करोगे तो आप समझ जाओगे। ठीक है, देखो इमेजिन करो। क्या इमेजिन करें सर? सबसे पहला अमेरिका जो था ये धीरे धीरे करके यूरोपीय लोग, ठीक है, धीरे धीरे यूरोपीय लोग जंगलों को साफ करके वहां रहने लगे, जिससे कि जिसके लिए लोहे के औजारों का प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो धीरे धीरे करके क्या हुआ, जो यूरोपीय लोग थे वो जंगलों को साफ करके वहां पे रहने लगे, जिसके लिए ये लोग लोहे के औजारों का उपयोग करते थे। ठीक है, ब्रिटेन और फ्रांस से कुछ प्रवासी आए थे। किस लिए आए थे? क्योंकि ये छोटे बेटे होने के कारण पिता की संपत्ति के अधिकारी नहीं बन सकते थे वहां पे, इसीलिए वे यहां अमेरिका में इस वजह से आए थे ताकि वो मालिक बन सकें। ठीक है, अब ये बेटे मतलब ये जो व्यक्ति थे जो वहां पे छोटे बेटे थे ब्रिटेन और फ्रांस से, ठीक है, वहां पे छोटे बेटे थे, संपत्ति के अधिकारी नहीं बन पाते थे, मालिक बनना चाहते थे, तो अमेरिका आ गए। अब अमेरिका आकर इन्होंने बहुत सारी फसलों को उगाना शुरू कर दिया। ठीक है, जो कि यूरोप में नहीं उगाई जाती थी, और जो यूरोप में नहीं उगाई जाती थी उसको अमेरिका में उगा के उसी को मुनाफा कमाने के लिए सीधा यूरोप में बेचते थे। ठीक है, मूल बाशिंदों की इन्होंने बेदखली करनी शुरू कर दी, क्योंकि ये मानते थे कि मूल बाशिंदे हैं किस काम के, क्योंकि इन्हें जमीन का उपयोग करना तो आता नहीं है। क्योंकि मूल बाशिंदों की हमने विशेषता जब पढ़ी थी बच्चों तो आपको बताया था, मूल निवासियों के पास में अमेरिका के जो व्यक्ति जो होते हैं ना, उनको जमीन पर अपने अधिकार का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि उन्हें बस उतना ही चाहिए था जितना खाने के लिए होता है, उन्हें मिल जाता था, सिंपल सा, है ना। फिर है पोलैंड से आए लोगों ने प्रेरी चरागाहों को कम कीमत पर अधिक मात्रा में खरीद लिया। ठीक है, और इन्होंने वो अंगूरी शराब वगैरह पिलाई थी ना, और भी बहुत सारी चीजें थी, वही चीज आ जाएगी। जलवायु के परिवर्तन की वजह से अनेक दासों की मृत्यु हो गई एवं बगान मालिकों ने अफ्रीका से देशों को मंगवा दिया। यानी कि अभी देखा था ना हमने दासों के बारे में, तो जलवायु परिवर्तन की वजह से जब बहुत सारे जो दास थे इनकी मृत्यु हो गई, तो बगान मालिकों ने क्या किया, बगान मालिकों ने अफ्रीका से दास मंगवाने शुरू कर दिए थे। ठीक है, साथ ही 1873 में कंटीले तारों की खोज हुई, और इसके बाद अब जो फसलें थी वो एकदम सुरक्षित तरीके से उगाई जाने लगी थी। तो आपसे एमसीक्यू में अगर पूछा जाए कि कंटीले तारों की खोज कब हुई थी, तो 1873 में। तो इन सभी वजह से जो भूदृश्य में बदलाव हुआ अमेरिका के, वो इस प्रकार से था। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। ओके, तो आगे बढ़े जाए। चलिए अब बात करते हैं इसके इंग्लिश मीडियम की। डिस्क्राइब दी चैलेंजेस दैट अकर्ड इन 19th सेंचुरी एन अमेरिकन लैंडस्केप। तो कैसे लिखेंगे, ये रहा आपका पूरा का पूरा आंसर, यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, इंग्लिश मीडियम के। अब यहाँ पे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। 27 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है,
दक्षिणी मेसोपोटामिया में जो कृषि होती थी ये कई बार संकटों से घिर जाती थी। इसके लिए कौन से कारक उत्तरदायी थे? ठीक है, तो साउथ मेसोपोटामिया इलाकों में जो एग्रीकल्चर था इसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी कई बार। तो वो क्या क्या होती थी? चलिए, इसके लिए सबसे बड़ा रीजन होता था, सबसे पहला प्राकृतिक कारक। कैसे? जो फरात नदी होती थी ये प्राकृतिक धाराओं में कई बार अगर वर्षा ज्यादा हो गई तो पानी बहुत पहुंच जाता था, तो वहां पे क्या होती थी, बाढ़ आ जाती थी और फसलों को डुबो देता था, खराब हो जाती थी। दूसरा, और कई बार यदि धारा में पानी ही नहीं है और धारा में पानी नहीं है, उधर पानी नहीं गया तो खेत सूख जाते थे। तो दक्षिणी मेसोपोटामिया में फरात नदी की एक बहुत बड़ी विशेषता थी वहां पे बाढ़ और सूखे के संबंध में। दूसरा, मानव निर्मित कारक। कई बार क्या होता था कि लोग जो थे ना वो इस फरात नदी की धाराओं को ऊपरी इलाके में रहते थे वो अपने पास ज्यादा पानी रख लेते थे और नीचे जाने ही नहीं देते थे। इससे क्या होता था, नीचे के गांव के लोगों को पानी नहीं मिलता था। अब पानी नहीं मिलेगा तो युद्ध होगा, लड़ाइयां होंगी। तो मानव निर्मित कारक भी इसमें शामिल है इसी वजह से। ठीक है, उसके बाद युद्ध और राजनीतिक अस्थिरता। यहाँ पर अक्सर जो है दक्षिणी मेसोपोटामिया में युद्ध होते रहते थे। ठीक है, जिससे कि राजनीतिक अस्थिरता का माहौल था। अब जब युद्ध हो रहे हैं, राजनीतिक अस्थिरता हो रही है, तो ऊपर के जो व्यक्ति थे वो चाहेंगे कि नीचे वाले व्यक्ति का जो खेत वगैरह है फसल अच्छी हो नहीं हो, तो इसलिए वो पानी को रोक लिया करते थे। तो इससे कृषि उत्पादन में कमी होती थी। तो 3 रीजन हो गए और तीनों रीजन का संबंध किससे है? फरात नदी की जलधारा से। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मेसोपोटामिया की राजनीति में जो फरात नदी है इसकी महत्वता को दर्शाइए जिसकी वजह से युद्ध हुआ करते थे, है ना। तो इस प्रकार से भी कुछ क्वेश्चन आ सकता है। तो प्राकृतिक कारक, मानव निर्मित और आपके युद्ध वाले। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन। मेसोपोटामिया का समाज और वहां की जो संस्कृति थी वो भिन्न भिन्न समुदाय के लोगों और संस्कृतियों के लिए खुली हुई थी। समझाइए कैसे? सिंपल सा आपको क्या बताना है, मेसोपोटामिया के समाज में विभिन्न प्रकार के समुदाय के लोग, विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों को मानने वाले लोग रहते थे। तो वो कैसे थे, बस ये बता देना है। तो आ जाइए देखते हैं। देखिए, हुआ ये कि जो एरिया कृषि से समृद्ध हुए थे, ठीक है, तो कृषि से समृद्ध हुए मुख्य भूमि प्रदेश में यायावर समुदायों के झुंड पश्चिमी मरुस्थलों में आते रहते थे। यानी कि मेसोपोटामिया के ऐसे इलाके जो कृषि से समृद्ध हुए थे, तो वहां पर मुख्य भूमि प्रदेश में यायावर समुदाय के झुंड और पश्चिमी मरुस्थल में आते रहते थे। अब ये जो खानाबदोश लोग थे ये अकदी होते थे, एमोराइट होते थे, असीरियाई और अर्मीनियन, कई प्रकार की जाति के होते थे। तो सांस्कृतिक समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पे मारी के राजा की बात हुई, तो मारी के राजा एमोरट्स, क्या नाम है, मोराइट नहीं, एमो आएगा पहले, एमोराइट। ठीक है, यहाँ पे ए आ जाएगा। एमोराइट समुदाय के थे। उनकी पोशाक जो थी वो वहां के मूल्यवासों से भिन्न थी, जो कि दर्शाता क्या है कि राजा मूल्यवासों के बीच में कुछ विविधता रही होगी सांस्कृतिक तौर पे, है ना। अब एमोराइट समुदाय के ये जो राजा थे इन्होंने मेसोपोटामिया के जो देवी देवता थे इनका आदर नहीं किया क्योंकि वो इनको मानते ही नहीं थे। तो ये विविधता हो गई। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्टेपी क्षेत्र के जो देवता थे डैगन, इनके लिए मंदिर वगैरह बनवाए। तो ये उनकी अलग धार्मिक प्रथा थी, है ना। इसी प्रकार से इस मेसोपोटामिया समाज और वहां की संस्कृति जो थी वो भिन्न भिन्न समुदाय के लोगों और संस्कृतियों के लिए खुली थी। संभवतः विभिन्न जातियों, विभिन्न समुदाय के लोगों के परस्पर मिश्रण और वहां की सभ्यता में इस जीवन शक्ति को देखा गया। ठीक है, तो इन सभी बातों के आधार पर हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई, कृषि वो क्या बोलते हैं, मेसोपोटामिया समाज में विविधता रही थी। ठीक है, कैसे कैसे खानाबदोश लोग किस किस प्रकार की जाति के थे, एमोराइट समुदाय की बात आ जाएगी और एक आधे पॉइंट और आ जाएंगे, कृषि वगैरह की बात आ जाएगी। ओके, चलिए अब इन्हीं दोनों क्वेश्चन को इंग्लिश मीडियम में देखते हैं। तो एग्रीकल्चर इन साउथर्न मेसोपोटामिया वाज ऑफ्टन बेस्ड बाय प्रॉब्लम्स। तो किस किस प्रॉब्लम से थी? तो नेचुरल फैक्टर्स क्या है, मैनमेड फैक्टर्स क्या है, और वॉर एंड पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी क्या है। और इसमें सबसे बड़ा रीजन पता है क्या है? यूफ्रेटस रिवर का। ठीक है, अगला, मेसोपोटामियन सोसाइटी एंड कल्चर वाज ओपन टू पीपल एंड कल्चर फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज, एक्सप्लेन हाउ। तो क्यों होता है, कैसे है, ये रहा आपका सारा का सारा आंसर, यहां से पढ़ सकते हो। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ा जाए। अब बात करते हैं अगले सेक्शन की। अब यहाँ पे है बच्चों हमारा सेक्शन नंबर सी। बड़े ध्यान से देखना क्योंकि हम इसमें जो भी 8-8 नंबर के अब 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, यानी कि 6 क्वेश्चन अथवा वाले। ठीक है, ये क्वेश्चन कोई नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है बच्चों कि हमने कहीं से भी आपको उठाया और करवा दिए, नहीं। इन क्वेश्चंस को हमने सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है, आपको समझाने के लिए, कम टाइम की आपकी शॉर्टेज को देखते हुए हमने सिर्फ वही क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं
जिसकी बहुत ज़्यादा संभावना है बच्चों, ये प्रश्न आपके पेपर में आ सकता है। और ये वो प्रश्न है ना जो पिछले 10 साल के पेपर में पूछे गए हैं, ठीक है। तो सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, तो शुरुआत करें सेक्शन सी की। चलिए, सेक्शन सी में क्वेश्चन 28 क्या कहता है, जापान की हार के बावजूद जापान एक वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में इसकी वापसी कैसे हुई, समझाइए। तो सिंपल सा क्या बताना है कि जब 1945 में इसके ऊपर हिरोशिमा नागासाकी में जो परमाणु बम गिराए गए थे, इसकी वजह से इसको बहुत ज्यादा हानि हुई थी, लेकिन फिर भी धीरे धीरे करके वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में इसकी वापसी हुई। अब ये कैसे हुई ये बताना है, तो आ जाइए देखते हैं। तो विद्वान ये कहते हैं कि इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर को खत्म करने के लिए, जल्दी खत्म करने के लिए हिरोशिमा और नागासाकी पर नाभिकीय परमाणु बम गिराए गए थे, ठीक है। और ये जो बम थे, ये हिरोशिमा और नागासाकी, इनका मतलब जो बम था क्या नाम था, लिटिल बॉय फैटमैन। जब आप 12th में आओगे ना बच्चों, तो शीत युद्ध का दौर जो चैप्टर है उसमें आपको पता चलेगा लिटिल बॉय और फैटमैन, ये दो बम थे जो हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए थे, ठीक है। इन बॉम्ब की वजह से बहुत ही ज्यादा विध्वंस और दुख दर्द हुआ, इसका तांडव, न जाने कितने लाखों की संख्या में लोग मारे गए थे। और आज भी जापान पर इस परमाणु हमले का असर देखा जा सकता है, ठीक है। लेकिन इन सभी के बावजूद भी आखिर परमाणु इसके बम के हमले के बाद भी जापान कैसे सरवाइव किया, सरवाइव ही नहीं कैसे एक पावरफुल इकोनॉमी बन के उभरा, ये हमें बताना है ना। तो आइए आप समझिए। देखिए, जापान ने शुरुआत में कृषि सुधार किए, ठीक है, कृषि सुधार किए, उसने व्यापारिक संगठनों का पुनर्गठन किया, साथ ही जापानी अर्थव्यवस्था में जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी इनका जो एकाधिकार था इसको खत्म कर दिया, क्योंकि बड़ी कंपनियों का जब एकाधिकार नहीं होगा तो मार्केट में कंपटीशन बढ़ेगा, है ना, छोटी छोटी कंपनियों को भी मौका मिलेगा। तो कृषि सुधार किया, व्यापारिक संगठनों का पुनर्गठन किया और बड़ी कंपनियों के एकाधिकार को समाप्त कर दिया, ठीक है। ये तो हो गया इकोनॉमिकल। फिर पॉलिटिकली आ जाते हैं, तो राजनीतिक पार्टियों को इन्होंने पुनर्जीवित किया, जापान ने बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां बनवाई, ठीक है, बनाई। फिर जंग के बाद पहले चुनाव हुए 1946 में, अगले ही साल चुनाव करवा दिए, और ये ऐसे चुनाव हुए थे बच्चों जिसमें पहली बार महिलाओं ने भी मतदान किया था। तो एमसीक्यू में आ सकता है कि जापान की हार के बाद में चुनाव कब हुए जिसमें महिलाओं ने भी मतदान किया था, ठीक है। अब भयंकर हार के बावजूद जापानी अर्थव्यवस्था का जिस तेजी से पुनर्निर्माण हुआ उससे एक युद्धोत्तर चमत्कार, यानी कि युद्ध के बाद में होने वाला चमत्कार। नॉर्मली युद्ध होता है तो पूरी कंट्री बर्बाद हो जाती है, लेकिन इसमें हुआ एक चमत्कार, ठीक है। लेकिन ये चमत्कार से कहीं अधिक जापान के लंबे इतिहास में नहीं थे, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए युद्धोत्तर चमत्कार का संबंध किससे है, वर्णन कीजिए कुछ इस प्रकार से, तो अब जो पॉइंट बताऊंगा सारे लिखने हैं, ठीक है। तो जब जापान पर हमले वगैरह हो गए, सब कुछ हो गया, इसके बाद संविधान को औपचारिक स्तर पर गणतांत्रिक रूप भी इसी समय दिया गया था, ठीक है। तो संविधान की स्थापना भी हम कह सकते हैं। उसके बाद सरकार, नौकरशाही और उद्योगों के बीच में करीबी रिश्ता कायम किया। क्यों कायम किया? ताकि सरकार, नौकरशाही और उद्योग मालिक जो है ये एक साथ मिलकर नीतियां बना सकें, ठीक है। हालांकि सरकार जो थी इतना नहीं मानती थी, लेकिन ये कह सकते हैं कि हाँ, इनका जब रिश्ता कायम हुआ तो ये विकसित हुए इकोनॉमिकल, तीनों लोग, ठीक है। उसके बाद भाई अमेरिका ने भी इसे समर्थन दिया। अमेरिका ने जब समर्थन दिया तो कोरिया और वियतनाम की जब जंग हुई थी जापान की, तो अर्थव्यवस्था में इसको बहुत ज्यादा मदद मिली। फिर 1964 की दो बातें याद रखना, कौन कौन सी? 1964 में टोक्यो में, जापान की राजधानी टोक्यो में ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ, जो कि इसकी मजबूत अर्थव्यवस्था का प्रतीक बने, क्योंकि ओलंपिक खेल किसी ऐसे देश में नहीं हो जाते हैं, उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन जब अच्छी होती है तभी होते हैं। इसी प्रकार से 1964 में 2000 मील प्रति घंटे से चलने वाली जो बुलेट ट्रेन थी, जो कि एक बेहतर और सस्ता उत्पाद थी, इसका बेसिकली निर्माण हुआ। 1990 तक पर्यावरण से संबंधित बहुत सारे कठोर नियम अमल में लाए गए, जो कि इसके पर्यावरण संरक्षण को लेकर यहाँ पे दर्शाते हैं। और भी एक दो पॉइंट है। इस प्रकार से हम ये बोल सकते हैं कि आज के टाइम पे जापान अग्रगामी विश्व शक्ति के रूप में अपनी हैसियत को बनाए हुए है, जो कि राजनीतिक प्रौद्योगिकी चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ रहा है, ठीक है बच्चों। तो जहां तक अब मुझे लगता है कि अगर अब ये क्वेश्चन आएगा तो अब आप आसानी से लिख पाओगे, है ना, कि हार के बावजूद भी जापान एक वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में कैसे उभरा। इसमें दूसरा क्वेश्चन, चीन में गणतंत्र की स्थापना कैसे हुई? सन यात सेन कौन थे? उनके सिद्धांतों को बताइए। तो चीन में गणतंत्र की स्थापना कैसे हुई, ध्यान से देखते हैं। देखो, गणतंत्र के दूसरे राष्ट्राध्यक्ष सन यात सेन तो कौन थे? 1911 में मांचू साम्राज्य को समाप्त किया गया और सन यात सेन के नेतृत्व में
चाइना में गणतंत्र की स्थापना हुई। सन यात सेन ये एक निर्विवाद रूप से आधुनिक चीन के संस्थापक माने जाते हैं। उन्हीं के नेतृत्व में चाइना में गणतंत्र की स्थापना हुई थी। ठीक है, वे एक गरीब परिवार से थे। उन्होंने उनके मिशन जो थे वो स्कूलों में शिक्षा ग्रहण की मतलब मिशन स्कूल जो थे वहाँ पे शिक्षा ग्रहण की। उन्होंने उनका परिचय लोकतंत्र और ईसाई धर्म से सभी से रहा है। ठीक है, ये चीज़ें थी। फिर इनके सिद्धांत की बात आ जाती है तो छोटा पॉइंट है राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद अगर आपसे पूछा जाएगा बड़े पॉइंट में तो कैसे बताओगे कि सन यात सेन ने मांचू वंश, जिसे विदेशी राजवंश के रूप में देखा जाता था, उसको सत्ता से हटाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए और परिणाम स्वरूप बहुत सारी दिक्कतें सामने आई, लेकिन उसको फिर हटा दिया गया। फिर गणतंत्र यानी कि गणतांत्रिक सरकार की स्थापना करना, और तीसरा है समाजवाद, जो समाजवाद पूंजी का नियमन करे और भू स्वामित्व में बराबरी लाए, इस ऐसे समाजवाद का लागू करना। ठीक है, आंसर आपको बहुत छोटा लग रहा है लेकिन आपको इसे बड़ा करके लिखना है, एक दो पॉइंट और ऐड करके। ठीक है, इंग्लिश में हाउ जापान बाउंस बैक एज ए ग्लोबल इकोनॉमिक पावर डिस्पाइट ऑफ ऑल ओड्स बेसिकली। तो किस प्रकार से हुआ था, अब इसके बारे में आपके सामने सारे पॉइंट लिखे हुए हैं। ठीक है बच्चों, देखिए हिंदी मीडियम में मैं आपको समझा देता हूँ, वैसे इंग्लिश मीडियम को हम पढ़ाते नहीं हैं, लेकिन हाँ इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए हम इतना जरूर कर देते हैं कि आपको क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, ट्रांसलेट करके, ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि हिंदी में तो आप समझ ही जाएंगे, इंग्लिश में आपको सेंटेंस फॉर्मेशन चाहिए वो आपको हम प्रोवाइड करवा देते हैं। और देखो वैसे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा ना तो आसानी से आप समझ भी जाओगे। फिर इंग्लिश में कि हाउ वाज द रिपब्लिक एस्टेब्लिश्ड इन चाइना और हु वाज सन यात सेन एंड डिस्क्राइब हिज प्रिंसिपल्स। तो ऑलमोस्ट आपको सन यात सेन के बारे में ही बताना था। ठीक है, तो सन यात सेन के जो थे ये सेकंड प्रेसिडेंट थे रिपब्लिक के। और यहाँ पे ये अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब बड़े ध्यान से देखना, मंगोली शासन व्यवस्था में यास की भूमिका को लिखिए। तो मंगोली शासन में यास की क्या भूमिका होती थी, बड़े ध्यान से पढ़ना बच्चों। ठीक है, क्योंकि यास के बारे में और चंगेज खान की जो सैनिक उपलब्धियां होती हैं इसके बारे में क्वेश्चन जरूर आता है, यास और चंगेज खान की सैनिक उपलब्धियां। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों यास की, ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, यास बेसिकली है क्या, तो यास जो है ये एक बहुत ही पावरफुल विचारधारा थी, परसेप्शन था ये। ठीक है, यास प्रारंभिक रूप से ये एक वह नियम संहिता थी जिसे चंगेज खान के द्वारा 1206 कुरिलताई में लागू किया गया था। तो क्या था यास शुरुआती दौर में, ये एक नियम संहिता, एक विचारधारा थी जिसे चंगेज खान ने कहाँ लागू किया था, 1206 में कुरिलताई में। ठीक है, अब मंगोलों के लिए अपनी पहचान, अपनी विशिष्ट रक्षा का एकमात्र उपाय उस पवित्र नियम के अधिकार के दावे के जरिए हो सकता था जो उन्होंने अपने पूर्वजों से प्राप्त किए थे। अर्थात जो मंगोल थे, ठीक है, इनको अपनी पहचान बचाए रखने के लिए, अपनी विशिष्टता को बचाए रखने के लिए इनके पास एक ये नियम था कि ये इस यास को अपनाएं। और था ही वैसे भी इनका, तो अपनाया। क्यों अपनाया, क्योंकि यास जो है ये एक पवित्र नियम था। ठीक है, जो कि उनकी पहचान को बचा सकता था। और ये क्या दर्शाता था कि ये इनके पूर्वजों का है। अब पूर्वजों तो का है तो सिंपल सी बात है, आपको रिस्पेक्ट तो मिलेगी मिलेगी। इस बात की पूरी संभावना है कि यास मंगोल जनजाति की ही प्रथागत परंपराओं में से एक संकलन था। यानी कैसे कहा जाता है कि यस मंगोल जनजाति का ही था, किंतु उसे चंगेज खान की विविध संहिता कहकर मंगोलों ने मूसा और सुलेमान की भांति अपने एक स्मृतिकार होने का दावा किया। यानी कि जिस प्रकार से सुलेमान जो थे ये एक स्मृतिकार हुए, इसी प्रकार से इस यास को एक विविध संहिता कहकर मंगोलों ने भी स्वयं को प्रामाणिकता यहाँ पे दर्शाई। ठीक है, उसके बाद यास मंगोलों के समान आस्था रखने वालों के आधार पर संयुक्त करने में सफल रहा। यानी कि यास नियम संहिता मंगोलों के जैसे ही आस्था जो रखते थे उनको एकत्र करने में सफल हुई। उसने चंगेज खान और उसके वंशजों से मंगोलों की निकटता को स्वीकार किया। उसके बाद स्थानबद्ध जीवन प्रणाली के कुछ पहलुओं को अपना लिया था यास के द्वारा। फिर भी यास ने उनको अपनी कबीलाई पहचान बनाए रखने और अपने नियमों को उन पराजित लोगों पर लागू करने का आत्मविश्वास दिया। यानी कि यास जो था नियम संहिता, उसने इतनी स्वतंत्रता दी कि जो भी इसे अपनाएगा वो अपनी कबीलाई पहचान बनाए रख सकता है, अपने नियमों को पराजित लोगों पर लागू कर सकता है, ऐसी चीजें बताई थी। ठीक है, तो ये है मंगोली शासन में यास की भूमिका। तो जहां तक मुझे लगता है कि अब आपको यास के बारे में अगर क्वेश्चन आएगा तो आप नहीं भूलोगे मेरे हिसाब से, क्योंकि जितना मेरी तरफ से हो सकता है ना
कि एक 11th का बच्चा कैसे समझ सकता है, उस कॉन्सेप्ट में जाके मैं आपको समझाता हूं। ओके, अगला, चंगेज खान की सैनिक उपलब्धियां विस्मित कर देने वाली थी। तो भाई सिंपल सी बात है, चंगेज खान की सैनिक उपलब्धियां आपको बतानी है। तो आ जाइए भाई, चंगेज खान की सैनिक उपलब्धियां। सबसे पहले चंगेज खान की सैनिक उपलब्धियां जो थी बहुत ही विस्मयकारी, बहुत ही हम कह सकते चमत्कारी, बहुत ही खतरनाक रही थी। जैसे स्टेपी क्षेत्र की युद्ध शैली को इसने सुधारा सबसे पहले तो, और अपनी आवश्यकता के अनुसार उसे परिवर्तित कर दिया। अर्थात यहाँ पे ये था, तो पहले स्टेपी क्षेत्र में था, तो इसने देखा कि स्टेपी क्षेत्र की जो युद्ध शैली वो ठीक नहीं है, तो इसने उस युद्ध शैली को सुधारा और अपने हिसाब से उसमें चेंजेस कर दिए। फिर इसकी आएगी सैन्य शक्ति की बात। तो चंगेज खान सैनिकों को घोड़े पर सवार होकर तीरंदाजी का कौशल सिखाया करता था। यानी कि दूसरा पॉइंट आपका ये होना चाहिए कि चंगेज खान जो था ये तीरंदाजी में बेसिकली पूर्ण रूप से क्या बोलते हैं समर्थित था। ठीक है, तीरंदाजी अच्छी आती थी। तीसरे में आप बताओगे सैन्य शक्ति के बारे में, तो सैनिकों को घोड़े पर सवार होकर तीरंदाजी का कौशल सिखाया। ठीक है, सशक्त नेतृत्व यानी कि एक ऐसी सेना बनाई जो कि एकदम अनुशासन तरीके से रहे। उसके बाद कुशल घुड़सवारी, इसको घुड़सवारी अच्छी आती थी तो इसने अपनी सेना को भी सिखाई। और अब हुआ ये कि कुशल घुड़सवारी और तीरंदाजी के अनुभव से सैनिक जो थे वो तेज गति से किसी भी युद्ध को समाप्त करने की पावर रखते थे। ठीक है, अब उसके बाद मौसम संबंधी इसकी आ जाती हैं कुछ। तो स्टेपी और आसपास के भूभागों की इसे बहुत अच्छी मौसम की जानकारी होती थी। इसे पहले ही पता चल जाता था, अनुमान लगा लेता था कि इस टाइम पे यहाँ पे ये मौसम होगा तो हम कहाँ पे कैसे आक्रमण कर सकते हैं। ठीक है, घोर शीत ऋतु में जब बहुत ठंडी होती थी तो ये आक्रमण के लिए बर्फ से जमी जो नदियां होती थी इनका उपयोग करता था। अर्थात कई बार कहीं पे युद्ध करना है ठंडी के मौसम में, तो अगर ये रास्ते से जाएगा या फिर कहीं और से जाएगा तो दिक्कत होगी, तो ये नदियों का इस्तेमाल करता था क्योंकि बर्फ है और नदियां जो थी वो पार करने के लिए आसानी से कहीं पे भी किया जा सकता है ना। उसके लिए किसी पुल पर जाने की जरूरत है नहीं, तो बर्फ जमी हुई है तो उसके लिए उपयोग कर लेते थे। युद्ध पद्धति और हथियार की बात आती है तो इसने घेराबंदी यंत्र और नेफ्तरा बमबारी, या इसके कुछ जो अभी के टाइम पे हम जिन्हें इंजीनियर बोलते हैं ना, ऐसे कुछ प्रौद्योगिकी व्यक्ति थे, इन्होंने बमबारी का उपयोग किया, बनाया। तो चंगेज खान ने इसका उपयोग किया जो कि इसके लिए अच्छा रहा। ठीक है, हल्के चल उपस्कर बंदूकें वगैरह जो थी इनका भी उपयोग करना इसने शुरू कर दिया था। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया बच्चों। ठीक है, अभी हमारे 40 से 45 मिनट्स हुए हैं और आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। आगे देखिए कि डिस्क्राइब द रोल ऑफ यास इन मंगोलियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। तो क्या था इसके बारे में आप यहां से पढ़ सकते हैं। यास का मंगोलियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में क्या रोल था, ये रहा आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। ओके, अगला डिस्कस करते हैं इंग्लिश में। तो चंगेज खान से मिलिट्री अचीवमेंट्स वर एस्टोनिशिंग, यानी कि जिसका वर्णन बहुत मुश्किल है, यानी कि ये बोल सकते हैं कि विस्मय करने वाली है ना। मिलिट्री पावर, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, स्किल्ड विथ हॉर्स राइडिंग एंड क्या बोलते हैं जो तीरंदाजी होती है उसके बारे में आ जाएगा। ठीक है, और ये 1-2 पॉइंट यहाँ पे थे। चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है चौथे वर्ग का उदय किस प्रकार हुआ, समझाइए। चौथे वर्ग के उदय के द्वारा नगरों में क्या योगदान दिया गया ये भी बताइए। अर्थात चौथे वर्ग का जो उदय हुआ ये कैसे हुआ और इस संबंध में नगरों ने चौथे वर्ग के उदय में क्या क्या योगदान दिया ये बताइए। ठीक है, तो आ जाइए आप शुरुआत करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या था हमारा, चौथे वर्ग का उदय और इसमें नगरों का योगदान। ध्यान से पढ़िए। सबसे पहला हुआ ये कि धीरे धीरे करके कृषि में विस्तार होने लगा। ठीक है, अब जब कृषि में विस्तार हुआ तो इससे संबंधित तीनों क्षेत्र, कृषि में विस्तार होता है तो जनसंख्या, व्यापार और नगर, इन तीनों में ही विस्तार हुआ। यूरोप की जनसंख्या जो कि 1000 में तकरीबन 420 लाख थी, मात्र 200 वर्षों में ये 420 से 620 लाख हो गई और अगले साल नहीं 100 वर्षों में ही ये 730 लाख हो गई। तो कृषि में विस्तार की वजह से जनसंख्या तेजी से बढ़ने लगी। अब जनसंख्या बढ़ी, कृषि में विस्तार हुआ तो कृषकों के पास में अपनी अधिक खाद्यान्न अधिक हुए, यानी कि इनके पास में जो खेती करते थे ये बहुत ज्यादा होने लगा इनके पास में खाद्यान्न। तो इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने जो है उसको बेचना शुरू कर दिया। बेचने के लिए बिक्री केंद्र यानी कि मार्केट जो थे वो इन्होंने स्थापित किए ताकि इनके पास में जो बचा हुआ है उसे बेच सकें। ठीक है, उसके बाद इस जरूरत ने हॉट मिलों को बढ़ावा दिया। हॉट मिल यानी कि ये जहाँ पे अपने उत्पादन को बेच सकें और अपने लिए कुछ उपकरण और कपड़े को खरीद सकें, इसके लिए हॉट मिलों को बढ़ावा दिया, जिसने कुछ छोटे छोटे विपणन केंद्र यानी कि व्यापारिक केंद्र जो थे
ये स्थापित किए। फिर धीरे धीरे करके वही एरिया जहाँ पे ये सब कुछ हो रहा था वो धीरे धीरे करके नगरों के लक्षणों के रूप में विकसित हुआ। जैसे एक नगर चौक बना, चर्च बनने लगी, सड़कें बनने लगी जहाँ से व्यापारी आते थे, ठीक है, घरों और दुकानों का निर्माण होने लगा। यानी कि एक वो गांव या फिर एक वो ऐसा इलाका जहाँ पे कुछ नहीं था, अब खाद्यान्न की उपलब्धता की वजह से वहाँ पे बिक्री केंद्र, हॉट मिलों को बढ़ावा देना, विपणन केंद्र, नगर चौक, चर्च, सड़कें, दुकानें, कार्यालय, यहाँ तक कि नगर पालिका के लिए वो भी होने लगे। तो इस प्रकार से चौथे वर्ग का उदय होना शुरू हुआ। ठीक है, और भी यहाँ पे पॉइंट है कि दूसरे स्थानों पर नगरों का विकास होने लगा। यहाँ पे बड़े दुर्ग, बिशप और बड़े बड़े चर्च बनने लगे। नगरों में लोग सेवा के स्थान पे उन लॉर्डों को जिनकी भूमि नगर में बसे थे उनको कर देने लगे। पहले सेवा दी जाती थी, अब कर देने लगे थे। ठीक है, नगरों ने कृषि परिवारों में जवान लोगों को वैतानिक कार्य और लॉर्ड के नियंत्रण से मुक्ति दिलवाई, क्योंकि सेवा देते थे। तो अब जब नगर विकसित हो रहे हैं तो वहाँ पे रोजगार मिलेगा ही किसी भी काम को करने के लिए, तो अब लॉर्ड के पास में जाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। अब धीरे धीरे करके दुकानदार और व्यापारी जो कम थे अब वो और ज्यादा होने लगे। ठीक है, तो साहूकार और वकील इनकी जरूरत पड़ने लगी। अब इसी संबंध में आया श्रेणी। श्रेणी प्रत्येक शिल्प, प्रत्येक उद्योग एक श्रेणी में संगठित था। एक ऐसी संस्था जो कि उत्पाद की गुणवत्ता, उसके मूल्य, बिक्री पर नियंत्रण रखती थी। फिर धीरे धीरे करके इन सभी प्रकार से एक जो नगर था चौथे वर्ग का, ये यहाँ पे उदय हो गया। तो चौथे वर्ग का उदय इन सभी प्रकार से हुआ। ठीक है, बड़े नगरों की जनसंख्या लगभग 30,000 होती थी, इसीलिए ऐसा कहा जाने लगा कि ऐसे समाज में एक ऐसा चौथा वर्ग उदय हुआ जो कि यहाँ पे आपको बताया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से चौथे वर्ग का उदय हुआ था बच्चों। ओके, चलिए अब जो सेकंड क्वेश्चन है इसको देखते हैं कि 14वीं शताब्दी के संबंध में यूरोप में जब बेसिकली बहुत ज्यादा दिक्कत हुई तो शासक जो था वो अब पिरामिड के शिखर पर नहीं था। ठीक है, पहले पिरामिड के शिखर पर था जहां पर राजभक्ति, विश्वास और आपसी निर्भरता पर टिकी हुई थी। लेकिन 14th सेंचुरी के बाद में यूरोप में जो बदलाव हुए, ठीक है, अब वहां पे दरबारी समाज और आश्रयदाता अनुयायी तंत्र का केंद्र बिंदु था, ना कि राजभक्ति। ठीक है, तो यूरोप की ये जो नई शासन व्यवस्था थी आपको इसकी व्याख्या करनी है, तो देख लेते हैं। वेल आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, आप चाहो तो इसे पढ़ लेना। ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो अब हम आपको ना जो सॉस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ये करवाते हैं। ठीक है, सॉस बेस्ड क्वेश्चन करवा देते हैं और मैप आपको करवा देते हैं, फिर से एंड करेंगे विद इन 10 to 15 मिनट्स। ओके, ये था आपका आंसर। आप इसको पढ़ लेना, ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया तो नहीं पढ़ेंगे, पढ़ लेना है इसको। ओके, वीडियो को पॉज करके। चलिए ये इंग्लिश में आएगा कि एक्सप्लेन हाउ द फोर्थ क्लासेस इमर्ज्ड एंड व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द फोर्थ क्लासेस राइजिंग सिटीज। तो सिटीज क्या और कैसे हुआ, सारी चीजें यहाँ पे पढ़ सकते हैं आप। ओके, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो था वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए अब शुरुआत करते हैं बच्चों इस पेपर के अपने अगले सेक्शन की, खंड डी यानी कि सेक्शन नंबर सी। तो 31 क्वेश्चन है गेंजी की कथा के बारे में। आप गेंजी की कथा जो है किसके द्वारा लिखी गई है, मुरासाकी शिकिबु के द्वारा। ठीक है, क्या कहते हैं मुरुशाका, देखिए अगर मैं इसको पढ़ूंगा नहीं आपको समझा दूंगा तो आप समझ नहीं पाओगे, इसलिए थोड़ा पढ़ते हैं। मुरासाकी शिकिबु इनके द्वारा लिखी गई हेयान राज दरबार की यह काल्पनिक डायरी थी। क्या नाम है, हेयान राज दरबार की काल्पनिक डायरी, जिसका नाम था द टेल ऑफ द गेंजी। ठीक है, और यह किताब जापानी साहित्य में प्रमुख कथाकृति बन गई। इस काल में मुरासाकी जैसी अनेक लेखिकाएं उभरी जिन्होंने अब जापानी लिपि का इस्तेमाल किया, जबकि पुरुषों ने चीनी लिपि का इस्तेमाल शिक्षा और सरकार में होता था। इस उपन्यास में कुमार गांजी की रोमांचक जिंदगी दर्शाई गई है और हेयान राज दरबार के अभिजात वातावरण की जीती जागती एक तस्वीर पेश की गई है। किसमें, इस हेयान में। इसमें यह भी दिखाया गया है कि औरतों को अपने पति चुनने और अपनी जिंदगी जीने की कितनी आजादी रही थी। तो अब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो गेंजी की कथा किसने लिखी थी, तो मुरासाकी शिकिबु ने लिखी थी। ठीक है, और ये हेयान थी बेसिकली। ठीक है, और मतलब ये जो है ना द टेल ऑफ गेंजी, द डिटेल ऑफ द गेंजी, ये इसके बारे में। शिक्षा और सरकार में किसकी लिपि का उपयोग होता था, तो अभी आपको बताया शिक्षा और सरकार में। ठीक है ना, ये रहा शिक्षा सरकार में चीनी लिपि का उपयोग होता था। अगला, इस गद्यांश में क्या समझाने का प्रयास किया जा रहा है, इस गद्यांश में यह समझाने का प्रयास किया जा रहा है
कि कुमार गांधी की जो रोमांचक जिंदगी है ये दर्शाई गई है, और हेयान राज दरबार के अभिजात वातावरण की जो जीती जागती तस्वीर है ये भी बताई गई है। और इसमें ये भी दिखाया गया है कि किस प्रकार औरतों को अपना पति चुनने और अपनी जिंदगी की आज़ादी होती थी। ठीक है, जो कि आपको देखेंगे तो यहाँ रहा, यहाँ से लेके ये इतना आंसर था आपका। ओके, अब इंग्लिश में देखते हैं द टेल ऑफ गेंजी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है आपके बाद इसके बारे में। रही बात इसको इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर की, तो ये आपके तीनों के तीनों क्वेश्चन और ये आपके आंसर हैं। ओके बच्चों, चलिए अगला देखते हैं। अब ये है बच्चों कलाकार और यथार्थवाद के बारे में। तो पढ़ते हैं, कला प्रकृति में रची बसी होती है, जो इसके सार को पकड़ सकता है वही इसे हासिल भी कर सकता है। इसके अलावा आप अपनी कला को गणित के द्वारा भी दर्शा सकते हैं। जिंदगी की अपनी आकृति से अपनी कृति जितनी ज्यादा जुड़ी होगी उतना ही सुंदर आपका चित्र होगा। कोई भी आदमी सिर्फ अपनी कल्पना मात्र से एक सुंदर आकृति नहीं बना सकता है जब तक कि उसने अपने मन को अपने जीवन के उसके मतलब प्रतिछवि ना बना लिया हो, तब तक नहीं बना सकता। क्वेश्चन क्या है, व्यक्ति सुंदर आकृति किस प्रकार बना सकता है? तो जिंदगी की अपनी आकृति से अपनी कृति जितनी जुड़ी होगी उतना ही सुंदर आपका चित्र होगा। ठीक है ना, यहां से ओके। व्यक्ति कल्पना मात्र से एक सुंदर आकृति क्यों नहीं बना सकता है, वर्णन कीजिए। तो ऐसा इसलिए क्योंकि व्यक्तिगत कल्पना मात्र से एक सुंदर आकृति नहीं बना सकता है, क्योंकि जब तक कि व्यक्ति अपने मन में उस जीवन की प्रति छवि नहीं बनाएगा वो नहीं बना सकता। ठीक है, तो मैंने आंसर किया था जीवन की प्रति छवि नहीं बना पाएगा तो नहीं बना पाएगा। यथार्थवाद क्या होता है? तो यथार्थवाद पढ़िए, शरीर विज्ञान, रेखा गणित, भौतिकी और सौंदर्य की उत्कृष्ट भावना ने इतालवी कला को एक नया रूप दिया जिसे यथार्थवाद कहा गया था, और यह परंपरा 19वीं शताब्दी तक चलती रही थी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये आंसर यहाँ पे कंप्लीट हुआ। ओके, आगे बात करते हैं इंग्लिश मीडियम में। तो आर्टिस्ट एंड रियलिज्म, तो आर्टिस्ट एंड रियलिज्म के बारे में आप ऐसे पढ़ सकते हैं। और जो यहाँ पे पूछा गया है, दो क्वेश्चन के आंसर तो इसी में ही है आपका 31.1 एंड 2। जो आपका तीसरा वाला है व्हाट इज मीन बाय रियलिज्म, यथार्थवाद क्या होता है, इसका आंसर थोड़ा अलग से था। ओके, लास्ट की बात करते हैं। और लास्ट बच्चों एक और पुरातत्ववेत्ता। ठीक है, और ये एक और पुरातत्ववेत्ता किससे लिया गया है? मेसोपोटामिया वाले से। किसके बारे में है? नेबोपोलास्टर के बारे में। ओके, तो आ जाइए नेबोपोलास्टर के बारे में पढ़ते हैं। और ये सर ये तो बहुत बड़ा हो गया। और चलिए मैं आपको ढूंढ के आंसर बताऊंगा, बस आप यहाँ से ये पढ़ो। नेबोपोलास्टर ने बेबीलोनिया को असीरिय अधिपत्य से मुक्त कब करवाया था? तो नेबोपोलास्टर ने बेबीलोनिया को असीरिया अधिपत्य से कब मुक्त करवाया था? तो देखते हैं कहाँ पे आंसर दिया हुआ इसका। ये रहा, देखो 625 ईसा पूर्व में करवाया था असीरिया अधिपत्य से मुक्त। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है कि सिकंदर से पराजित होने तक बेबीलोनिया दुनिया का प्रमुख नगर बना रहा। तो कब हुआ था सिकंदर से पराजित होने तक? तो देखेंगे इसका आंसर कहाँ पे है। एक सेकेंड, ये देखो 321 ईसा पूर्व में सिकंदर से पराजित होने तक बेबीलोन जो दुनिया का एक प्रमुख नगर बना रहा था। ठीक है, फिर 331। उसके बाद नेबोनिडस कौन था, उसने क्या लिखा था? तो नेबोनिडस के बारे में क्या दिया गया है, देखो नेबोनिडस जो है ये एक स्वतंत्र बेबीलोन का अंतिम शासक था। उसने लिखा कि उर के नगर देवता ने उसे सपने में दर्शन दिए और सुदूर दक्षिण के उस पुरातन नगर का कार्यभार संभालने के लिए कहा। ठीक है, ये यहाँ पे कहा गया था। उसने एक महिला पुरोहित को नियुक्त करने का आदेश दिया था। ओके, ये चीजें थी। बस यहीं से आपको लिख देना है, पूरी के पूरे कॉन्सेप्ट हो जाएगा आपका कंप्लीट। ओके बच्चों, चलिए तो एंड एन अर्ली आर्कियोलॉजिस्ट इसके बारे में है, जो कि नेबोपोलास्टर के बारे में है। आप यहाँ से चाहो तो इसे पढ़ लो। और रही बात इसके क्वेश्चन आंसर की, तो ये आपके क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे। आपके पहले दूसरे क्वेश्चन के आंसर ये हो गए और तीसरे वाले का आपका ये हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों अगले सेक्शन की। अब यहाँ पे देखो, अब जो हमारा है सेक्शन नंबर ई शुरू होगा मैप का, और ये आएगा 5 नंबर का। ठीक है, मैं आपको पहले ये बताता हूँ कि पेपर में मैप के आपके क्वेश्चन कैसे आएंगे। ठीक है, एक सेकेंड, आई थिंक वो यहाँ पे मैंने निकाला नहीं है, वेट अ मोमेंट। देखो पेपर में आपके जो क्वेश्चन है ना वो कुछ इस तरीके के आएंगे। आपको पहले 3 नाम दिए जाएंगे। ओके, 3 नाम दिए जाएंगे। अब इन तीनों नामों के हिसाब से आपको क्या करना होगा, अंकित करके बताना होगा। जैसे कि ये मैप है आपका, ठीक है,
तो जो 3 नाम दिए जाएंगे आपको इस मैप में ढूंढना है और वो कहाँ पे है ये आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। और 2 नंबर में क्वेश्चन ऐसा आएगा कि आपको जानकारी दी जाएगी ए और बी के हिसाब से, ठीक है, जानकारी दी जाएगी और यहाँ पे अंकित क्या हुआ रहेगा, आपको बस पहचान के नाम लिखना है। क्या? पहचान के नाम लिखना है, ठीक है। जैसे कि ये वाला आपका मैप है, वैसे तो मैं आपको करवा चुका हूँ, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब जैसे ये है कि वह क्षेत्र जो आबादकारों के द्वारा 1867 में रूस से खरीदा गया था, जो कि यहाँ पे है, और ये क्या है, ये था अलास्का, ठीक है। फिर वह क्षेत्र जहाँ से एक भूमि सेतु से होते हुए एवनिज ऑस्ट्रेलिया में आए थे, तो ये दिया गया यहाँ पे। तो ये कौन सी भूमि है? ये न्यूगिनी है, ठीक है। अब ऐसे ही आपको जो गोल, वेनिस, भूमध्य सागर दिए गए हैं वो यहाँ पे है। तो पेपर में क्वेश्चन आपका इस तरीके से आएगा, लेकिन हम आपको हर पेपर में मैप किस प्रकार से समझा रहे हैं, हम आपको इस प्रकार से समझा रहे हैं कि आपके हर एक चैप्टर के टोटल 7 चैप्टर है ना, तो 8 चैप्टर के अंदर, 8 सैंपल क्वेश्चन पेपर के अंदर आपके हर एक चैप्टर की मैप की तैयारी हो जाएगी। क्वेश्चन जो भी बनेगा आप उसको अच्छे समझ ही जाओगे, बस आपको मैप अगर पता होगा। अब जैसे एक मैप यहाँ पे ये लिया मैंने, अब यहाँ पे वैसे तो 5 नंबर का आपका मैप आएगा, मैंने 3 पॉइंट ले रखे हैं। आपको बताना है कि लॉन्ग मार्च के संबंध में, लॉन्ग मार्च है क्या है, हाँ, लॉन्ग मार्च के बारे में ये पहला स्थान क्या है, ये दूसरा वाला क्या है और तीसरा वाला क्या है, ठीक है। तो लॉन्ग मार्च के बारे में देखिए पहला दूसरा क्या है, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा कहाँ पे, ध्यान से देखना बच्चों, ठीक है। ऊपर वाला जो है यहाँ पे ये क्या है, ये आपका ये नान, ये क्या है, ये नान। उसके नीचे इस ये वाली जगह कौन सी है, ये है आपकी जूचिन, और यहाँ पे क्या है, ये है मकांग, ठीक है। ये क्या है आपका मकांग, यहाँ पे आ जाता है, ओके, ये आपका यहाँ पे मकांग आ जाता है। तो ये नान, जूचिन और मकांग, देखते हैं कहाँ पे है, एक सेकेंड। जूचिन बेसिकली आपका इस तरफ है, यहाँ पे ये क्या है, पहला वाला आपका है ये नान, ठीक है। और नीचे चलते हैं थोड़ा सा, और नहीं ये मोकांग वो तो नदी है, ये यहाँ पे यूनान है और यहाँ पे क्वांगसी है, ठीक है, जो आपको अभी मैं बता रहा था। एक आपका यहाँ पे यूनान है और एक आपका, एक सेकेंड, शायद यहाँ पे मैं मिस्टेक ही किए जा रहा हूँ उतने खन से। क्यों सर जी? क्योंकि मैप को शायद ध्यान से पढ़ा नहीं। क्योंकि देखो सबसे पहले आपकी ये वाली जो जगह है ना, ये वाली, ठीक है, सबसे पहले मैप में आपकी ये वाली जगह है, ये है आपकी पीकिंग। तो मैप में जो हमें ऊपर दिया गया है ये वाला, ये हमारा पीकिंग है, वही तो मैं कहूँ, क्योंकि मैप तो मैंने देखा था, तो यहाँ पे मिस्टेक कहाँ हो रही है, तो ये पीकिंग है आपका, ठीक है। अब पीकिंग के नीचे देखेंगे तो ये आपका जूचिन यहाँ पे है और आपका यूनान यहाँ पे है। तो अब देखेंगे जूचिन कहाँ पे भाई, तो जूचिन आपका जो है ये तीसरा वाला हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका ये नान हो जाएगा, जूचिन और ये नान। और एक सेकेंड, ये नान नहीं, यूनान है, ये नाम लिख देता हूँ, जूचिन और यूनान, ठीक है। और एक और यहाँ पे था आपका ये नान, तो ये नान कहाँ पे है, पीकिंग के नीचे वाले पे, ठीक है। तो पीकिंग ये था ना, यहाँ पे है आपका ये नान, ओके। इस प्रकार से आपके 4 हो गए, और ऐसे ही करके आपको हर एक में मैप समझा दूंगा, तो आपकी मैप की अच्छी तैयारी हो जाएगी, ओके बच्चों। ओके, तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप सभी ने मेरे साथ मिलकर आज के इस 1 घंटे के महा एपिसोड में क्लास 11th के अपने हिस्ट्री यानी इतिहास के फाइनल के एग्जाम के लिए हमारा सबसे पहला सैंपल पेपर सॉल्व कर लिया है। और आशा करता हूं बच्चों कि हमने आपको जो भी क्वेश्चन यहाँ पे बताए हैं वो डेफिनेटली आपके सिलेबस के रिवीजन में आपकी बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेरी, क्वेश्चन, डाउट हो बच्चों, तो ये रही मेरी इंस्टाग्राम की आईडी, आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो, चाहे तो आप कमेंट में भी पूछ लेना। बाकी आप लोग ना टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना इंपॉर्टेंट नोट्स और पीडीएफ लेने के लिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर सेट करके रखना। वीडियो अच्छी लगी है बच्चों तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करना अपने सभी दोस्तों में। बाकी मिलते हैं बच्चों आपसे अगले सेशन में सैंपल पेपर नंबर 2 की वीडियो के साथ। और हाँ, जो भी सैंपल पेपर, जो भी पीवाईक्यू या फिर जो भी मैप या जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस आएंगी, उन सभी को यहाँ पे मैंने एक प्लेलिस्ट में अटैच कर दिया है, तो आप यहाँ से देख लेना अगर कोई वीडियो मिस हो जाती है आपकी, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से जाके एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। बाकी चलो बच्चों, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में अगले सैंपल पेपर 2 की वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए अपना बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।